भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का गवाह है, ऐसा कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन के बाद आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन का शिलान्यास किया और इस अवसर को ऐतिहासिक और भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मौल का पत्थर करार दिया है। उन्होंने कहा कि नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा और 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा। नए संसद भवन के भूमि पूजन और शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि नए संसद भवन को निर्माण समय और जरूरतों के अनुरूप परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाएगा और आने वाली पीढ़ियां इसे देखकर गर्व करेंगी कि वह स्वतंत्र भारत में बना है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कार्यक्रम आरंभ हुआ और इसके संपन्न होने के बाद शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री ने परंपरागत विधि विधान के साथ नए संसद भवन की आधारशिला रखी। कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ के पुजारियों ने भूमि पूजन में आधारशिला रखी। वहीं नए संसद भवन में क्या खास रहेगा, इसके बारे में आपको बता दें। संसद का नया भवन त्रिभुजाकार का होगा, जो कि धर्मों के पावन चिन्हों की एक झलक पेश करेगा। देश के 3 राष्ट्रीय प्रतीकों कमल, मोर और बरगद पर आधारित थीम इसके भीतरी हिस्से की शोभा बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय चिन्ह इस नए संसद भवन का शिखर होगा। अनुमानित लागत 917 करोड़ रुपए, कुल 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्माण होगा। निर्माण कार्य देश की आजादी के 75 साल पूरे होने की संभावना है। करीब 100 साल पहले 83 लाख रुपए की लागत से बने मौजूदा संसद भवन को संग्रहालय में तब्दील किया जाएगा। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा कक्षों का आकार पहले के मुकाबले काफी बड़ा होना है। नए भवन में संसदीय कार्रवाई के दौरान 888 लोकसभा सदस्यों और 384 राज्यसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। कृषि कानून रद्द नहीं हुए तो रेल पटरियों पर बैठेंगे। सरकार ने गुरुवार से किसानों के आंदोलन छोड़ वार्ता का रास्ता अख्तियार करने की पेशकश ठुकराते हुए देश भर में ट्रेनें ठप करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गुरुवार को कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे रेल पटरियों अवरुद्ध कर देंगे। इसे लेकर जल्द ही तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर किसान संघों ने कहा कि वे विरोध प्रदर्शन को तेज करेंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करना शुरू कर देंगे। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, अगर कृषि राज्य का विषय है तो केंद्र को उस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को आंदोलन छोड़ वार्ता का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। बंगाल में नड्डा के काफिले पर हमला हो गया, वहीं विजयवर्गीय घायल हो गए। पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के कथित कार्यकर्ता ने हमला कर दिया और वे घायल भी हो गए। मीडिया हमले में विजयवर्गीय की कार में तोड़फोड़ की गई और वे घायल हो गए। मीडिया के वाहनों पर भी हमला हुआ। हमला उस समय हुआ जब वे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने डायमंड हार्बर जा रहे थे। हमले में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित कई नेता भी घायल हो गए। डायमंड हार्बर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी करते हैं। हमले में नड्डा को हालांकि कोई चोट नहीं आई। हमले में भाजपा के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठन शिव प्रकाश और सचिव अनुपम हाजरा के वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। अफरा तफरी में हाजरा घायल भी हो गए। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रण में आई और तब जाकर काफिले के आगे बढ़ने के लिए रास्ता खुला। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर बृहस्पतिवार को हुए हादसे पे अपनी राय दी। केंद्र सरकार ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के पश्चिम बंगाल दौरे के समय कथित गंभीर सुरक्षा खामियों को भी बोला था।
बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। दिल्ली में 6 साल में सबसे गर्म दिसंबर। दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। यह 2014 के बाद दिसंबर महीने का दूसरा सबसे गर्म दिन रहा। इससे पहले 2014 में 1 दिसंबर को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग का कहना है आने वाले दिनों में उत्तरी पछुआ हवाएं चलने के बाद मौसम में बदलाव होगा, तब तापमान गिरेगा। इस बार मौसम जमकर आंख मिचौली खेल रहा है। नवंबर में सर्दी ने जहां बीते कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है, वहीं दिसंबर में गर्मी नए रिकॉर्ड बनाने पर आमद है। दिसंबर महीने के 10 दिन गुजर गए हैं, लेकिन दिन में खिल रही चटक धूप इसके सर्दी का महीना होने के एहसास को दूर रखे हुए है। नवंबर में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 7 से नीचे तक आ गया था। जहां मौसम विभाग के नवंबर में सर्दी का रूप देखते हुए दिसंबर में भी कड़ाके की सर्दी का अनुमान लगाया था, वहीं उसके उल्टा हुआ। दिसंबर ने बीते कई सालों के गर्मी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पूरे 10 दिन में अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच व न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री के बीच बना रहा, जबकि दिल्ली में सन 2010 तक पहले 10 दिन का औसत न्यूनतम तापमान 8.9 रहता है। वहीं अब की बार ये करीब 10 से 13 के बीच ही बना रहा, जबकि मौसम विभाग ने नवंबर से फरवरी तक के औसत तापमान के करीब 1 डिग्री गिरावट का आकलन व्यक्त किया था। मौसम विभाग का कहना है कि जहां इस बार दिल्ली में आखिरी समय में मानसूनी बारिश कम हुई, वहीं इस समय मौसम में होने वाले पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बारिश अभी तक नहीं हुई है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। टीके अगले कुछ हफ्ते में होंगे, मानदंडों से कोई समझौता नहीं, ऐसा कहना है डॉक्टर हर्षवर्धन का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने गुरुवार को कहा कि कोविड-19 का टीका सख्त निगरानी में आगामी कुछ हफ्तों में उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि टीकों के परीक्षण में सुरक्षित होने से लेकर इसकी कारगरता तक के वैज्ञानिक एवं नियामक मानदंडों पर कोई समझौता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री ने यहां विश्व बैंक द्वारा कोविड-19 के खिलाफ दक्षिण एशिया का टीकाकरण पर अंतर मंत्रालय बैठक का डिजिटल माध्यमों से संबोधित करते हुए ये बात कही थी। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अगले साल से जेईई मुख्य परीक्षा 4 बार आयोजित करने पर विचार किया जाएगा, ऐसा कहना है रमेश पोखरियाल निशंक का। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें सुझाव मिला है कि इंजीनियरिंग के स्नातक पाठ्यक्रमों के दाखिले के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मुख्य का आयोजन साल में 4 बार होना चाहिए। मंत्रालय सुझाव पर बोर्ड परीक्षा को लेकर सभी हितधारकों में चर्चा चल रही है। पर्याप्त विमर्श के बाद ही परीक्षाओं की तिथियां घोषित की जाएंगी। संवाद करते हुए निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के ब्रांड एम्बेसडर विद्यार्थी होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोरोना विषाणु संक्रमण की स्थिति से बाहर आकर जल्द ही स्कूल खुलेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे कोरोना के संक्रमण को रोकने संबंधी उपायों का पालन करने हेतु पढ़ाई जारी रखेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जेईई मुख्य परीक्षा को साल में 4 बार आयोजित करने के सुझाव पर मंत्रालय सकारात्मक रूप से विचार कर रहा है। वहीं सुझाव में फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 3 से 4 दिन में इस परीक्षा को आयोजित करने की बात कही गई है। मंत्री ने कहा कि जेईई मुख्य परीक्षा की पाठ्यचर्या पिछले साल की तरह से ही होगी। इसके अलावा हर विद्यार्थी को परीक्षा देने के लिए कितने विकल्प दिए जा सकते हैं, इस पर भी विचार किया जा रहा है। संयुक्त योग्यता प्रवेश परीक्षा नीट के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग MNC से सलाह के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। नीट की पाठ्यचर्या पिछले साल की तरह ही रहेगी, लेकिन ऑनलाइन होने या ऑफलाइन होगी या कब होगी, इस सभी बातों की जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी। मंत्री ने बताया कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं के संबंध में सभी हितधारकों से विमर्श किया जा रहा है। विमर्श के बाद ही जल्द ही बोर्ड परीक्षा का निर्णय लिया जाएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 36,000 रेहड़ी पटरी वालियों को जोड़ेगी स्विगी।
ऑनलाइन खाना मंगाने के मन स्विगी ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के तहत वह रेहड़ी और पटरी वालों के लिए अपनी योजना का विस्तार करेंगे। 125 शहरों में यह विस्तार होगा। स्विगी ने एक बयान में कहा कि पहले चरण के तहत 36,000 रेहड़ी पटरी वालों को जोड़ेगी, जिसके तहत 125 शहरों में उसके मंच के जरिए ऋण दिया जाएगा। इसके लिए स्विगी ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ अहमदाबाद, वाराणसी, चेन्नई, दिल्ली और इंदौर में पायलट परियोजना लागू की थी, जिसके तहत 300 से अधिक रेहड़ी पटरी वाले ही उसके मंच से जुड़ गए हैं। कंपनी ने बयान में कहा कि उस मंच से जुड़ते जुड़ते रेहड़ी पटरी वालों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किया जाएगा और उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। स्विगी के सीईओ विवेक सुंदर ने कहा, सुरक्षा और सफाई के साथ उपभोक्ता के दरवाजे तक विविधतापूर्ण भोजन पहुंचाने वाले मंच रूप से हमारे पसंदीदा स्ट्रीट फूड को लाने की खुशी है, जो कई महीनों से नदारद थे। उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटरी से खान पान भारत में आम जिंदगी का हिस्सा है और स्विगी आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय को धन्यवाद देती है कि उन्होंने स्विगी को यह मौका दिया। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। दरवाजा खोले अंदर दाखिल हुड़दंगई हुई और 6 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक द्वारा निगम नेताओं को जान से मारने की धमकी दिए जाने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारी उनके आवास के दरवाजे खोलकर अंदर घुस गए। इस प्रदर्शन की अगुवाई भाजपा उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवरा ने मामले की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उप मुख्यमंत्री आवास पर हुए इस मामले की वे कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पुलिस की उपस्थिति में घर के अंदर तक घुस गए और बाद में भाग भी गए। उन्होंने सवाल किया कि इन दिनों भाजपा इतनी हतोत्साहित क्यों हो रही है। वहीं आप नेता अतिशी ने ट्वीट कर इसे दिल्ली की राजनीति का काला दिन बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब गृह मंत्री व पुलिस परिवार वालों पर भी हमला करा रही है। मनीष सिसोदिया ने देर शाम ट्वीट कर कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गए और मेरे बीवी बच्चों पर हमला करने की कोशिश की। इस ट्वीट में उन्होंने गृह मंत्री को टैग करते हुए कहा कि आप दिल्ली में राजनीति में हार गए तो इस तरह से हमें निपटाएंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास में घुसकर हमला करने के मामले में तिलक मार्ग थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की पहचान कर रही है। नई दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त डॉक्टर ईश सिंघल ने बताया कि बुधवार को भाजपा के कार्यकर्ता हुकुम सिंह ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर 150 कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। अनुमति देने से पुलिस ने मना कर दिया था। वहीं गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे कुछ कार्यकर्ता यहां पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। गुरुवार शाम उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कैंप कार्यालय के अधिकारी से अरविंद थाना पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। इस आधार पर पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है। आम आदमी पार्टी ने उप मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा कार्यकर्ता के घर में घुसने का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को लेकर भाजपा नेता हरीश खुराना ने ट्वीट कर सवाल खड़े किए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि आपने पुराना वीडियो जारी किया है। पार्टी को आरोप लगाने से पहले पूर्ण तथ्यों की जांच करने की इतनी इच्छा जताएं। भाजपा नेता हर्ष मल्होत्रा ने भी इन आरोपों की निंदा की है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री आवास पर महापौरों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। मुख्यमंत्री आवास के बाहर महापौरों का धरना गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रहा। निगमों के बकाया 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर दिल्ली के तीनों महापौर दक्षिणी निगम, अनामिका, उत्तरी निगम के जयप्रकाश, पूर्वी निगम के निर्मल जैन के साथ तीनों नगर निगमों के स्थायी समिति अध्यक्ष, नेता सदन, भाजपा के सांसद, विधायक, पार्षद लगातार अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
निगम के महापौरों ने बताया कि इस धरने में हमें नगर निगमों के कर्मचारियों का भी समर्थन मिल रहा है। हम अपने कर्मचारियों को वेतन दिलाने के लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हमारा बकाया फंड नहीं मिलता है, हम इस पे अड़े रहेंगे, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि गुरुवार को चौथे दिन भी मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, परंतु अभी तक उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि महापौरों के साथ भाजपा के सभी नेता एवं निगम परिषद पार्षद नागरिकों के कर्मचारियों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती तब तक ये धरना जारी रहेगा। स्थायी समिति के अध्यक्ष राजदत्त गहलोत ने बताया कि हम शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार अपने आवाज से बाहर आकर हमारी मांगों को सुने, हमारी तकलीफों को समझें और हमारा बकाया फंड जल्द से जल्द वापस करें। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। दिल्ली दंगे ताहिर हुसैन भाई को जमानत मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित मामले में आरोपी को कहते हुए जमानत दे दी कि उसे केवल इसलिए अनिश्चित काल तक जेल में ही नहीं रखा जा सकता कि वह इस मामले में मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी के निलंबित निगम पार्षद ताहिर हुसैन का छोटा भाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने शाह आलम को जमानत देते हुए कहा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एकमात्र गवाह का नाम जानबूझकर इसलिए शामिल किया गया क्योंकि कोई और स्वतंत्र गवाह नहीं मिला था। अदालत ने कहा कि मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के घर का दंगाइयों द्वारा इस्तेमाल किए जाने, आगजनी और सार्वजनिक तथा निजी संपत्तियों को लूटने का सामान्य मामला है। न्यायाधीश ने 9 दिसंबर को पारित आदेश में कहा, इस मामले में केवल जय भगवान नामक एकमात्र गवाह को शामिल किया गया है। मैंने उसकी शिकायत पढ़ी जिसमें वह प्रवृत्त होता है कि मामले में जानबूझकर इस गवाह का नाम शामिल किया गया क्योंकि कोई और स्वतंत्र गवाह नहीं मिला। आदेश में यह भी कहा गया, विचार विमर्श के बाद मेरा मानना है कि आवेदक इस मामले में समानता के आधार पर मामले जमानत का हकदार है। उसे महज इसलिए अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता कि वह मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन का छोटा भाई या फिर उन लोगों में शामिल है जिनकी पहचान दंगाई भीड़ में शामिल लोगों के तौर पर की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। अदालत ने दयालपुर इलाके में दंगे से संबंधित इस मामले को आलम को 20,000 रुपए के मुचले और इतनी ही जमानत राशि जमा कराने को कहा है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। यातायात पुलिस ने बंद मार्गों की जगह वैकल्पिक मार्ग लेने की राय दी है। किसानों और केंद्र सरकार के बीच जारी गतिरोध के बीच दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डालकर बैठे हजारों प्रदर्शनकारियों के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने गुरुवार को ट्विटर के जरिए दिशा निर्देश जारी कर यात्रियों को यातायात के लिए बंद मार्गों के बारे में सूचित किया। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने को भी सलाह दी है। पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि टिकरी और ढांसा बॉर्डर यातायात के लिए अब भी बंद है, वहीं झटकारा बॉर्डर हल्के वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए खुला है। पुलिस ने कहा कि हरियाणा जाने के लिए झड़ौदा, धौराला, कापसडेरा, बड़ूसराय, राजकोरी, NH8, बिजवासन, बजघेड़ा, पालम विहार और ढुंडोरा बॉर्डर का इस्तेमाल किया जा सकता है। रूट डाइवर्ट करने से वैकल्पिक मार्गों पर भारी जाम रहेगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अब किसान करेंगे सत्ताधारी नेताओं के घर का घेराव। जिले में 12 दिसंबर को यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दादरी टोल पर किसानों का कब्जा रहेगा। किसान कृषि बिल के विरोध में जनपद के सभी टोलों को फ्री कराएंगे। इसी तरह दूसरे राज्य और शहरों में भी किसान हल्ला बोलकर यही कार्य करेंगे। इसके बाद 14 दिसंबर को सत्ताधारी दलों के सांसद, विधायक और मंत्रियों के घर और कार्यालय का घेराव भी करेंगे। यह बात चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कही है। वहीं दिल्ली और नोएडा पुलिस ने एक रास्ता खोले जाने पर गुरुवार को भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गुलदस्ता भेंट कर उनका शुक्रिया किया। करीब 10 दिन से चिल्ला सीमा पर धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने गुरुवार को पंचायत कर
आगे की रणनीति बनाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि किसान अपना हक लेने के लिए आज सड़कों पर हैं, लेकिन खुद को किसान की हितैषी करने वाली सरकार आज उनकी नहीं सुन रही है। सरकार किसानों को कठपुतली बनाकर नचाना चाहती है, तो ऐसा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।